हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग भैया। कैसे हैं आप लोग? और मौसम कैसा है आप लोगों की तरफ? मौसम ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। और हम लोग चर्चा कर रहे थे रोमांटिक एरा के प्रोज राइटर्स की, जिसमें कल हम लोगों ने लैम को ख़त्म किया था। और लैम किस तरह का एसेइस्ट है मालूम होगा आपको, पर्सनल एसेइस्ट है। और लैम को कहा क्या गया है? हाँ, प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट कहा गया है। और उसी की कड़ी में आज हम लोग दूसरे एसेइस्ट की चर्चा करेंगे, विलियम हैज़लिट की। वैसे तो हैज़लिट ने फॉलो किया लैम को। जहाँ तक पर्सनल ट्रेट की बात है, रेवलेशन ऑफ पर्सनल ट्रेट, हैज़लिट फॉलोड लैम। But after reading the essays of Lamb and Hazlitt, anyone can find a marked distinction between them. As far Lamb's essays are concerned, they are too personal. There is complete revelation of Lamb as a person in his essays. But in the essays of Hazlitt, there is expression of individual being. लैम के निबंधों की बात की जाए तो लैम के निबंध नितांत व्यक्तिगत हैं पूरी तरह से। लैम अपने जीवन की बातों और जीवन के अनुभवों को व्यक्त करता है, लेकिन हैज़लिट अपने निबंधों में अस्तित्वगत सत्ता के अनुभव की बात करता है। और यही दोनों में डिस्टिंक्शन है। और इस बात का जिक्र किया है कज़ामिया ने ऑन द कमेंट्री ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट नाम की किताब में, जिसका मैंने हल्का सा जिक्र कर भी दिया है। तो मित्रों, आज हम लोग समाप्त करेंगे हैज़लिट को। वैसे ये भी याद रखिएगा कि ये पीजीटी में इंक्लूड नहीं है, ये हायर में है। और ख़ास तौर से JRF और नेट में इनको इंक्लूड किया गया है। और एक प्रश्न जरूर आता है हैज़लिट के ऊपर, इसीलिए मैंने हैज़लिट के बारे में कुछ सूचनाएं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसका आज हम जिक्र कर देंगे। और इसके साथ जैसे ही ये सेशन समाप्त होगा, ठीक 1 घंटे के बाद आपको लैंग्वेज का टेस्ट पेपर, और कल संडे है, लेकिन फिर भी मॉर्निंग सेशन में वर्ब वॉइस की चर्चा होगी, यानी जिसको आप एक्टिव और पैसिव वॉइस कहते हैं। ये एक्टिव पैसिव वॉइस भी वो वर्ब का ही पार्ट है, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बोर्ड को जरा फोकस करो। आज प्रोज राइटर्स ऑफ रोमांटिक एरा के दूसरे एसेइस्ट की चर्चा होगी, विलियम हैज़लिट की। William Hazlitt was born in 1778 and died in 1830. और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि रोमांटिक एरा के एसेइस्ट की अगर बात की जाए तो पहले पोजीशन पर लैम्ब है, तो हु ऑक्युपाइज द सेकंड प्लेस? तो उसका सीधा सा जवाब है हैज़लिट कम्स नेक्स्ट टू लैम्ब।
Like Lamb, he also presents personal touch in his essays. लैंग की तरह से हेजलिट भी अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों का जिक्र अपने निबंधों में करता है, बट देयर इज मार्क्ड डिफरेंस। लेकिन दोनों के व्यक्तिगत अनुभवों के अभिव्यक्ति में बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। लैंग रिवील्स पर्सनल एक्सपीरियंस। अपने निबंधों में लैंग अपने व्यक्तिगत अनुभवों की बात करता है, बट हेजलिट एक्सप्रेसेस हिज इंटेंस कॉन्शसनेस ऑफ हिज इंडिविजुअल बीइंग। लेकिन हेजलिट अपने निबंधों में अपने व्यक्तिगत अस्तित्व या व्यक्तिगत सत्ता और प्रगाढ़ चेतना की बात करता है। इंटेंस कहते हैं प्रगाढ़, कॉन्शसनेस कहते हैं चेतना को। अपने व्यक्तिगत जीवन सत्ता के प्रगाढ़ चेतना को व्यक्त करता है। यही दोनों में अंतर है, और ये स्टेटमेंट दिया है खजान में। वैसे अगर देखा जाए तो हेजलिट के पिता एक यूनिटेरियन मिनिस्टर थे, और यूनिटेरियन मिनिस्टर की हैसियत से शिक्षा की बात अगर की जाए तो हेजलिट की शिक्षा एक अच्छे माहौल में हुई थी और उच्च शिक्षा थी। लेकिन हम उसके इंग्लिश लिटरेचर में किसी के जीवन परिचय की बात नहीं होती है, जीवनी की चर्चा हम लोग नहीं करते हैं, बस केवल उसके बर्थ और डेथ की बात होती है। खासतौर से क्योंकि लिटरेचर के हम लोग स्टूडेंट हैं, इसलिए किसी भी मेजर राइटर की रचना और उसके भीतर है क्या चीज़, इसकी चर्चा होती है, और यही जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी अगर लाइफ स्किल को पढ़ना हो तो ये बेकार की चीज़ें हैं, बेमतलब की। तो एक अच्छी शिक्षा मिलने के कारण हेजलिट कि स्वभावतः स्वाभाविक रूप से उसकी रुझान दर्शन की ओर हो चुकी थी, और उसकी दार्शनिकता उसके निबंधों में व्यक्त होती है। इन 1798 हेजलिट मेट विद कॉलरिज एंड हिज फर्स्ट वॉल्यूम, ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली रचना हेजलिट की कौन थी, तो फर्स्ट वॉल्यूम अपीयर्ड इन 1805 अंडर टाइटल एसेज ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन, जिसमें कुल मात्र 16 ऐसे हैं। एसेज ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन। वास्तव में मानो किसी भी एक्शन को या किसी भी कर्म को करता क्यों है, तो निश्चित रूप से प्रत्येक एक्शन के पीछे आप लोगों ने जाना होगा कि कार्य और कारण, कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है, कोई न कोई इंस्टिगेशन होता है, उद्दीपन होता है, स्टिमुलस होता है। और इसी बात का बड़ी बारीकी से दार्शनिक पूर्ण ढंग से चर्चा किया है हेजलिट ने प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन। इन 1817 he published his राउंड टेबल। प्रश्न पूछा गया है ये, आखिर में राउंड टेबल है क्या, तो इट इज द स्केचेज ऑफ लिटरेरी फिगर्स। अंग्रेजी साहित्य में जो महान साहित्यकार हुए हैं उनका जीवन परिचय, और जीवन परिचय नहीं, केवल जीवन परिचय ही नहीं देता है, बल्कि उसके स्वाभाविक ट्रेट की भी बात करता है। हेजलिट इज फेमस फॉर हिज क्रिटिकल एंड फिलोसॉफिकल एसेज। हेजलिट की जो मूल प्रसिद्धि है वह केवल उसके दार्शनिकतापूर्ण और आलोचनात्मक निबंधों के कारण है, और उन दोनों क्रिटिकल या फिलोसॉफिकल एसेज को उसने केवल 2 किताबों में लिखा है। हिज 2 बुक्स ऑफ एसेज आर टेबल टॉक एंड राउंड टेबल। इसको आप लोग नोट कर लें, और इसको पूरा किया जाए। हो सकता है इस सेशन में नोट हो गया हो तो तुरंत बता दीजिएगा। The best essays of 2 volumes are
और याद रखिएगा कि यूजीसी ने हैजलिट के वो 5 निबंधों को प्रेस्क्राइब किया है पीजी में और यूजी ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में। आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, गोइंग ऑन ए जर्नी। पढ़ा है कितने लोगों ने? बोलिए। गोइंग ऑन ए जर्नी। दूसरा है इंडियन जर्नल। पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने भाई? गोइंग ऑन ए जर्नी भी पढ़ा होगा। फियर ऑफ डेथ, ऑन फियर ऑफ डेथ। एक बात कहूँ मित्रों, बड़ा अफसोस होता है कि या तो आप लोग पढ़े नहीं या फिर आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया। पफिंग, शायद इस तरह के लेक्चरर या प्रोफेसर आप लोगों को नहीं मिल पाए ऑन पफिंग। और 5वां है ऑन पैट्रनेज। ये उन दोनों निबंधों में टेबल टॉक या राउंड टेबल टॉक के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि टेबल टॉक किसकी रचना है। तो उन दोनों निबंध संग्रहों में जो 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐसे हैं जिसको कि यूजीसी ने प्रेस्क्राइब किया है, मिटा दें इसको। अब थोड़ा उसके फिलोसॉफिकल एसेज की चर्चा कर लें। His philosophical essays. आप लोगों को सही अर्थों में अगर देखी जाए तो फेयर करने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग बोर्ड से एक नोट्स, आपको अतिरिक्त मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। आपकी सारी मेहनत मैं बोर्ड पर ही कर दिया करता हूँ। तो ऑन रीजन एंड इमेजिनेशन, ऑन रीजन एंड इमेजिनेशन, तर्क और कल्पना। ऑन रीजन एंड इमेजिनेशन और ईगोटिज्म। और उसका तीसरा है ऑन द पास्ट एंड फ्यूचर। ऑन द पास्ट एंड फ्यूचर। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है उसने ऑन द पास्ट एंड फ्यूचर में। तो प्रेजेंट का जिक्र क्यों नहीं किया है हैजलिट ने? आखिर वो पास्ट की चर्चा करता है या फिर फ्यूचर की चर्चा क्यों करता है? तो प्रेजेंट कहाँ चला गया, वर्तमान कहाँ चला गया? तो याद रखिएगा कि वर्तमान का पल इतना छोटा होता है, इतना सूक्ष्म होता है, इतना क्षणिक होता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी एक पल जैसे ही आपके सामने आया कि वो अतीत का हिस्सा बन गया या आगे आने वाला जो पल है वो भविष्य का हिस्सा है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ना तो पास्ट में जो है हमारा पूरा का पूरा जीवन, आवर होल लाइफ इज ईदर पास्ट ओरिएंटेड और फ्यूचर ओरिएंटेड। हमारा पूरा का पूरा जीवन या तो पास्ट ओरिएंटेड है या फिर फ्यूचर ओरिएंटेड है। या तो हम अतीत में जीते हैं या फिर आगे आने वाले पल की कल्पना में जीते हैं। या तो बीती बातों को हम जहन में रखते हैं या फिर आने वाला पल कैसा होगा उसके बारे में चिंता करते हैं। वर्तमान में कोई भी नहीं जीता है, और जो भी व्यक्ति वर्तमान में जीता है, एक एक पल को जीता है, वास्तव में वही व्यक्ति सुखी होता है। इस बात को हैजलिट ने दिखाया है अपने पास्ट और फ्यूचर में, लेकिन
मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय दर्शन इतना व्यापक है, इतना गहरा है और इतना प्रामाणिक है कि दुनिया में 12 तरह के दर्शन पाए जाते हैं, 12 तरह के, और सारे के सारे दर्शन अगर देखा जाए तो भारतीय दर्शन से प्रभावित हैं। और एक सूचना और भी दे दूं कि पाश्चात्य जितने भी दर्शन हैं वो सारे के सारे दर्शन बुद्ध दर्शन में समाहित हो सकते हैं। कभी मित्रों अगर चर्चा होगी, वक्त मिलेगा तो, घमंड तो नहीं करता लेकिन आत्मविश्वास से मुझे हर टॉपिक पर लोगों ने बुलवाया है और बोलने की सज़ा मुझे बहुत मिली। सज़ा का मतलब ये है कि हर टॉपिक पर लोग जो है, कभी दर्शन पर, कभी धर्म पर, कभी आध्यात्म पर, कभी योग के ऊपर, तो तमाम विषयों के ऊपर जो है मैं बोला हूँ। और माफ़ कीजिएगा आप लोग, ये जो बातें कह रहा हूँ आप उसको विद्वान मत समझ लीजिएगा, मैं बिल्कुल एकदम अज्ञानी व्यक्ति हूँ। तो ये जो हैं 3 पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल एसेज हैं हैज़लिट के। अब जरा उसके पर्सनल एसेज की चर्चा कर ली जाए। मिटा दो इसे, बोलते भी रहें। His philosophical essays or personal essays. My first acquaintance with poet. My first acquaintance with poet. कवियों के साथ मेरा पहला परिचय, एक्वेंटेंस कहते हैं परिचय को, और दूसरा ऑन प्रेशर ऑफ पेंटिंग, ऑन प्रेशर ऑफ पेंटिंग। On feeling of immortality in youth. ये ऐसे हम लोग 10th में पढ़े थे, on feeling of immortality. Immortality in youth. युवावस्था में अमरत्व का बोध। बिल्कुल सही लिखा है उसने कि कोई भी युवा व्यक्ति जो कि एनर्जेटिक होता है और कार्य क्षमता से संपन्न होता है, विगरस होता है, एक्टिव होता है, किसी भी नौजवान को एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आता है कि उसे कभी मरना भी है। हमेशा वो अमृत की बातें सोचता है। लेकिन वही युवक अगर वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है तो वृद्धावस्था में केवल और केवल एक चिंतन होता है कि अगला पल बड़ा खौफजदा होगा, खौफनाक होगा, और वो पल होगा मृत्यु का। लेकिन युवावस्था में कभी मरने की कोई सोचता ही नहीं है। और अगला है ऑन सन डायल। ऑन सन डायल, इसमें अपने बचपन की बात उसने, सभी लोगों ने कभी कभी बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटा सा कागज़ पर 1 से लेकर के 12 तक की गिनती आप लोग लिखते रहे हैं, बचपन में हमने भी किया है। और उसको ले जा कर के छत पर या कहीं जहाँ पर सुबह से लेकर के शाम तक धूप रहती थी तो एक कीली गाड़ दिया करते थे हम लोग। तो इसमें बचपन के संस्मरणों का जिक्र किया है, रेमिनिसेंस ऑफ हिज चाइल्डहुड। और उसका नेक्स्ट ऐसे है फेयरवेल, अलविदा। और नेक्स्ट पर्सनल ऐसे है ऑन मैरी इंग्लैंड, खुशमिजाज इंग्लैंड।
ये उसके महत्वपूर्ण पर्सनल एसेज हैं। अब थोड़ा सा क्रिटिकल एसे की चर्चा कर ली जाए। मिटाएं। His critical essays. Genius and common sense. मैं आप लोगों से एक बात पूछूं कि आप लोग कॉमन सेंसिकल बनना चाहेंगे? कॉमन सेंस, या फिर जीनियस बनना चाहेंगे? जीनियस अच्छा होता है या वो व्यक्ति जिसके पास कॉमन सेंस होता है? बताइए जरा। कॉमन सेंस। और जीनियस क्यों नहीं? आप लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा जीनियस है। और कोई? वे बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सौरभ जी भी जुड़े हैं। Here, Saurabh, I would like to say that common sense is preferred in place of genius. Genius is one directional. Genius is one-sided personality, and as for common sense, that is multifaceted personality. जीनियस एक आयामी व्यक्तित्व होता है, वो किसी विशेष क्षेत्र में महारत उसको मिलती है, लेकिन जीनियस जो है जीवन में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए हैं। हाँ, अगर किसी एक दिशा की बात हो तो निश्चित रूप से जो है जीनियस सफल होता है, लेकिन जहाँ तक जीवन के सार्वभौमिक पक्ष की बात की जाए, मल्टीफेसेट पर्सनैलिटी की बात की जाए, तो कॉमन सेंस इज फार बेटर देन अ जीनियस। तो जीनियस जो है, जीनियस तो जैसे विज्ञान के क्षेत्र में आप ले लें कोई बात, तो हम अगर एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो आपने यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अल्बर्ट आइंस्टीन। नो डाउट ही वाज सुप्रीम जीनियस ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ 20th century. Not even today the world has produced such a genius like Einstein, but he was utterly failure in the handling of life. लेकिन जहाँ तक जीवन की समग्रता की बात की जाए तो ही मेट विद वेरियस एंड ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ. बेटर पिकअप एंड रीड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एवरी जीनियस ऑफ दिस वर्ल्ड. इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ लाइफ दे वर अटरली फेल्योर, बट दोज हु वर possessed with common sense, their life was far better than those of genius. तो अगर जीनियस में चुनाव की बात हो या फिर कॉमन सेंस में चुनाव की बात हो, तो कॉमन सेंस जो है वो सर्वोपरि ऊपर होता है कॉमन सेंस के. और दूसरा है राइटिंग एंड स्पीकिंग. उसका दूसरा क्रिटिकल राइटिंग एंड स्पीकिंग. राइटिंग एंड स्पीकिंग. अब जरा ये भी मैं पूछ लूँ आप लोगों से लगे हाथ कि लिखने में कोई महारत है जिसके पास, वो बेहतर है या जो कोई वक्ता है वो बेहतर है? राइटिंग. नहीं डियर सौरभ, याद रखिएगा कि दोनों में बड़ा विरोधाभास है. और दोनों में विरोधाभास ये है कि दोज हु राइट वेल दे कैन नॉट स्पीक वेल, and those who speak well they are poor in writing. जो पूरे विश्व का इतिहास गवाह है कि जो बोलता अच्छा है
वो लिखने में कमज़ोर होता है। लिखने में कमज़ोर का मतलब वो लिखना नहीं चाहता है, बहुत कम लिखता है। और जो लिखने में महारत जिसको है वो अच्छा वक्ता नहीं हो सकता है। ये रेयर केस में कहीं पर संगम होता है कि लेखक और वक्ता दोनों एक ही व्यक्ति में हों। ज़्यादातर देखा गया है कि जो लिखने में एक्सपर्ट है वो बोलने में कमज़ोर होता है, मंचीय भाषण नहीं दे सकता है, वो एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता है। लेकिन जो बोलने में महारत रखता है वो जो है लिखने में थोड़ा सा पैदल होता है। और उसका तीसरा है थॉट एंड एक्शन। थॉट एंड एक्शन, इसमें ये दिखाया है कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई विचार होता है। जब तक कोई विचार नहीं है तब तक कोई एक्शन हो ही नहीं सकता है। तो प्रत्येक क्रिया के पीछे किसी न किसी विचार का होना आवश्यक होता है। और उसने ये भी दिखाया है कि भारतीय दर्शन में जो लोग सीयर होते हैं, मेडिटेटर होते हैं, वो विचार रहित हो जाते हैं। जब विचार शून्य हो जाते हैं तो वो समाधि की स्थिति होती है। जब दिमाग में कोई प्रश्न न उठते हों, तो कोई ख्याल न पैदा होता है, तो निश्चित रूप से वो स्टेट इलेक्टिविटी की हो जाती है। और व्यवहार जगत में क्योंकि विचार आते रहते हैं और विचार का जो क्रियान्वयन होता रहता है, इसी से जीवन और जगत चलता रहता है। और पांचवा है विट एंड ह्यूमर। विट एंड ह्यूमर, ये उसके जो है 4 क्रिटिकल एसेज हैं। और इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। 1 घंटे के बाद आपके पास जो है टेस्ट पहुँचेंगे, टेस्ट पेपर पहुँच जाएगा। कोशिश कीजिएगा, कल उस टेस्ट पेपर का डिस्कशन भी होगा और वॉइस की भी चर्चा करेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी। हाँ जी, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए।